तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का लेक्चर 4 कंप्लीट किया था। लेक्चर 5 कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले हम लोग लेक्चर 3 का एक बार रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लेक्चर 4 में डिटरमिनेंट के बारे में डिस्कस किया था। सो बेसिकली डिटरमिनेंट हमारा एक नंबर होता है जो कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है। अगर हमारे पास कोई भी एक n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है तो उसके लिए एक नंबर डिफाइंड होगा और उस नंबर को हम लोग डिटरमिनेंट के नाम से जानते हैं। हम लोग डिटरमिनेंट को डेल साइन से डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले हमने वन क्रॉस वन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखा था। सो बेसिकली वन क्रॉस वन में हमारे एक ही एलिमेंट होगा। सो हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होगी जिसका एक ही एलिमेंट होगा A11। सो अगर हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा तो इसका डिटरमिनेंट बेसिकली वही एक नंबर होगा। उसके बाद हमने देखा था कि हम टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। सो टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स में हमारे पास चार एलिमेंट्स होंगे, A11, A12, A21, A22। सो बेसिकली अगर हमें टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना होगा तो उसका डिटरमिनेंट बेसिकली हम लोग कुछ इस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हम हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं। सो जो कि हमारा हो जाएगा A11 इंटू A22। देन हम लोग एक माइनस का साइन लगाते हैं। देन जो अपोजिट डायगोनल होता है तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज A12 एंड A21। सो इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ टू क्रॉस टू निकालते हैं। ये हमारा बाय डेफिनेशन होता है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा था कि अगर हमें एक ए मैट्रिक्स दी गई है तो देन हम लोग ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले हम 1 इंटू 4 करेंगे -2 इंटू 3, जो कि हमारा 4 - 6 होगा। सो इसका हमारा आंसर आएगा -2। उसके बाद 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स जानने से पहले हम लोगों ने सबसे पहले माइनस के बारे में जाना था। सो बेसिकली किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का एक माइनर डिफाइंड होता है। सो वो माइनर कुछ इस टाइप से निकलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें A11 का माइनर निकालना है तो उसको हम लोग M11 से डिनोट करेंगे। इसका मतलब है कि A11 का माइनर है। सो उसके लिए जैसे कि हमें A11 का माइनर निकालना है, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। सो इसके लिए हम लोग जिस वो एलिमेंट जिस रो में एग्जिस्ट कर रहा है उस रो को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। सो हम इस रो को नेग्लेक्ट करेंगे और उसके कॉलम को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो ये कॉलम हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये रो हमारी नेग्लेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे हम उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। सो उस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू होगी वो इसके माइनर के बराबर होगी। सो इस तरह से हम लोग माइनर निकालते हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था कि हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। देन हम लोगों ने चार माइनर निकाल के देखे थे कि ये माइनर कैसे निकलेंगे। M11 हमने निकाला था। सो बेसिकली हमारा M11 ये -1 है। सो हमने इस कॉलम और इस रो को नेग्लेक्ट कर दिया। सो हमारे पास बचा 3, 6, 2 एंड -1। देन हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। बाय डेफिनेशन हमें पता है कि इसके डिटर्मिनेंट होगा 3 इंटू -1 -2 इंटू 6। सो दिस विल बी -3 एंड -12। सो ये हमारा -15 आ जाएगा। उसके बाद हमने माइनर ऑफ A22 निकाला था जिसको कि हम M22 से डिनोट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग इस 3 का माइनर निकाल रहे हैं। सो इस 3 के माइनर को निकालने के लिए हम इस कॉलम और इस रो को नेग्लेक्ट करेंगे। 2 3 6 वाली रो और 0 3 2 वाले कॉलम को नेग्लेक्ट करेंगे। सो जब हमने इसको नेग्लेक्ट किया तो हमारे पास बचा -1, 1, 1 एंड -1। सो इन चारों एलिमेंट्स को लिख के हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। सो देन बाय डेफिनेशन इसका डिटर्मिनेंट हो गया -1 इंटू -1, देन -1 इंटू 1, जो कि हमारा 1 - 1 आया और इसकी वैल्यू 0 थी। देन हमने हमारे नेक्स्ट एलिमेंट का माइनर देखा M21 का। सो A21 हमारा बेसिकली एलिमेंट था, सॉरी A21 हमारा एलिमेंट था 2, सेकेंड रो का। दिस इज आवर सेकेंड रो और इसका जो पहला एलिमेंट है सो ये हमारा A21 हुआ। तो इसका माइनर निकालने के लिए हम लोगों ने इस कॉलम और इस रो को नेग्लेक्ट कर दिया। सो हमारे पास बचा 0, 1, 2 एंड -1।
देन अगेन बाय डेफिनेशन हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। सिमिलरली अगर हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी गई है तो उससे हम हर एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम हर एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे तो हमें एक n क्रॉस n-1 का डिटर्मिनेंट मिलेगा। सिमिलरली अगेन हम उसको प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो हमें n-2 इंटू n-2 का एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। आप लोगों को ये मेथड रिकर्सिव दिख रहा होगा। देन फाइनली हमें 2x2 का एक डिटर्मिनेंट मिलेगा और 2x2 का डिटर्मिनेंट हमें बाय डेफिनेशन पता है कि हम लोग कैसे निकालते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक 4x4 का डिटर्मिनेंट दिया गया था और हमने इसका माइनर निकाल के ट्राई किया था। नेक्स्ट हम लोगों ने कोफैक्टर्स के बारे में जाना था। सो बेसिकली अगर कोई भी हमें एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी गई है, सो अगर हमें ए आई जे का कोफैक्टर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग माइनर निकालते हैं। देन उस माइनर को -1 रेज टू पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करा देते हैं, सो हमें उसका कोफैक्टर मिल जाता है। उसके बाद हमने जाना था कि डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। सो बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट, फॉर एग्जांपल ये n क्रॉस n का एक डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, सो इसके लिए हम सम, इसका बाय डेफिनेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो बेसिकली इसमें हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम, कोई भी एक रो या कॉलम को हम लोग पिकअप कर लेते हैं और उस रो या कॉलम के सारे कोफैक्टर्स हम लोग निकाल लेते हैं। उन कोफैक्टर्स को निकालने के बाद उनके इंडिविजुअल जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पहली रो के कोफैक्टर्स निकालते हैं तो हमें C11 मिलेगा, C12 मिलेगा, C13 मिलेगा एंड अप टू C1n मिलेगा। देन हम लोग उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ उनका मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। सो A11 इंटू C11 प्लस A12 टाइम्स C12 प्लस A13 टाइम्स C13 एंड सिमिलरली अप टू A1n अप टू मल्टीप्लाइड बाय C1n। अगर इन सब को हम लोग ऐड कर देते हैं सो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ पे हम लोगों ने पहली रो चूज करी थी, अब यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड रो चूज करी एंड देन ये एक जनरल स्टेटमेंट हमने लिख दिया किसी भी रो को चुनने का। अभी तक हमने यहाँ पे रो चूज देखी थी कि रो कैसे चूज करते हैं। इंस्पाइट ऑफ रो हम किसी भी कॉलम को भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को चूज कर लिया। सो हमारा डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से होगा और ये हमारा एक जनरल स्टेटमेंट लिखा है हमने कि किसी भी m रो को अगर हमने चुन लिया सो उसका डिटर्मिनेंट कुछ इस टाइप से होगा। ये हमारा जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया। तो हमने कुछ डिटर्मिनेंट फाइंड करे थे कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालने का हम लोगों ने एक शॉर्टकट देखा था जो कि सेरेस रूल के नाम से जाना जाता है। सो बेसिकली अगर हमें कोई भी एक n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है सो हम n-1 कॉलम्स को दोबारा रिपीट करके लिख देते हैं। सिंस ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है तो हमने 2 कॉलम्स को अपने दोबारा रिपीट करके लिख लिया। यहाँ पे हमने C1 रिपीट कर दिया और यहाँ पे हमने C2 रिपीट कर दिया। देन हमने अपर टू लोअर 3 डायगोनल्स हो, अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है सो बेसिकली n हमारे अपर टू लोअर डायगोनल्स होंगे एंड n हमारे लोअर टू अपर डायगोनल्स होंगे। सो बेसिकली हम सबसे पहले अपर टू लोअर डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका सम कर लेते हैं। सो बेसिकली A11 टाइम A22 मल्टीप्लाई बाय A33। देन इसका हम लोगों ने सम कर लिया A12 A23 एंड A31 के साथ, देन A13 A21 A33 के साथ। देन हमने लोअर टू अपर डायगोनल लिया जो कि हमारा A31 A22 एंड A13 है। इस डायगोनल को हमने लिया जो कि हमारा लोअर टू अपर था। देन हमने सेकंड लोअर टू अपर डायगोनल लिया एंड देन थर्ड लोअर टू अपर डायगोनल लिया और इन तीनों डायगोनल का जो भी प्रोडक्ट था उनके इंडिविजुअल को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया जो कि हमारे अपर टू लोअर डायगोनल के सम से। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट का सम निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा, इसी का एक हमने एग्जांपल देखा था कि हम किस तरह से
इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे 1 × 3 × 3 हमारा -9 हो गया, 0 × 4 × -1 हमारा 0 हो गया, 1 × 2 × 1 हमारा 2 हो गया, देन -1 × 3 × 1 ये हमारा -3 होगा। और सिंस हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सो हमने एक माइनस का साइन और लगा लिया, सो बेसिकली हमारा +3 हो गया। देन सिमिलरली हमने 1 × 4 × -1, सो ये हमारा -4 होगा। और क्योंकि हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सो माइनस ऑफ -4 हमारा +4 हो गया। सो बेसिकली हम यहाँ पे थे, ये हमारा 1 × 4 × -1 हमारा -4 हो गया। और सिंस हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने एक माइनस का साइन और लगा दिया, सो हमारा +4 हो गया। एंड थर्ड लोअर टू अपर डायगोनल हमने लिया, जो कि हमारा 3 × 2 × 0, जिसका प्रोडक्ट ये हमारा 0 हो गया, सो हमने -0 कर दिया। सो बेसिकली हमारा -9 हो गया, एंड 2 + 3 हमारा 5 + 4 9, सो बेसिकली 9 - 9 हमारा 0 हो गया। सो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी हमारा डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, और जब हमने हमारे जनरल मेथड से इसको सॉल्व किया था, तब भी हमारा डिटरमिनेंट 0 आ रहा था। सो बेसिकली दोनों ही केसेस में हमारा डिटरमिनेंट 0 आता है। बेसिकली हम लोगों ने डिटरमिनेंट निकालना देख लिया था कि सेरेस रूल से डिटरमिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देखी थी, जिसमें कि सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी इंटरचेंज द रोज विद द कॉलम। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में रो को कॉलम के साथ अगर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, सो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। देन उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम किसी भी दो रोज या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट का जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया गया है, सो अगर हम कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज कर दें, जैसे कि ये हमारा कॉलम 3 था और ये हमारा कॉलम 2 था, यहाँ पे हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, सो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो इनिशियल डिटरमिनेंट के बराबर होगा, बस उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका प्रूफ आप लोग एक्सपेंड करके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम 0 हो जाते हैं, देन आइडेंटिकल हो जाते हैं, सो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 होता है। देन हमने फोर्थ प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक कॉमन फैक्टर मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉलम 1 हमारा है MA1 MA2 और MA3, सो इस M को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं पूरे डिटरमिनेंट में से। इसका प्रूफ हमने इसको एक्सपेंड करके देखा था। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने एडिशन देखी थी कि अगर हमारे पास कोई भी दो या दो कॉलम अगर सेम है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारी दो कॉलम सेम है, सो जो बची हुई एक कॉलम है उस कॉलम को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 5। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 6 देखी थी। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी कहती है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if any row or column is multiplied by a number or expression and added to another row or column। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी Ri एक रो है, सो अगर हम लोग Ri और दूसरी रो हमारी है Rj, सो अगर हम Rj में एक कांस्टेंट लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करा दें और उसको Ri में ऐड कर देते हैं, देन जो हमारा डिटरमिनेंट होगा वो अनचेंज रहेगा। सिमिलरली इसी चीज को हम लोग कॉलम के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका हमने प्रूफ देखा था। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट गिवन था और हमने R2 में R2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ R3 किया था। सो बेसिकली ये हमारा R2 था और ये हमारा R3 था। सो हमने R3 के हर एलिमेंट को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कराया और R2 में ऐड कर दिया। सो हमारे पास ये डिटरमिनेंट बचा। और हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में देखा था कि अगर दो कॉलम सेम है या दो रो सेम है, तो हम तीसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं या हम लोग उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। सो हमने इन दोनों को स्प्लिट कर दिया।
इसको हमने डेल माना था, सो बेसिकली ये हमारा डेल के बराबर हो गया। देन हमें ये एक दूसरा डिटर्मिनेंट मिला। इस डिटर्मिनेंट में आप लोग देख सकते हैं कि रो सेकंड में लैम्डा कॉमन है, सो इस लैम्डा को हमने बाहर निकाल लिया। सो हमारे पास बचा A1 B1 C1 A3 B3 C3 एंड A3 B3 C3। सिंस आप लोगों ने पहले एक प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं, सो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। सो ये डिटर्मिनेंट हमारा जीरो हो गया। सो ये हमारा हो गया डेल्टा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जीरो। सो फाइनली ये हमारा डेल्टा बचा। सो हमने इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी देख लिया। उसके बाद कुछ हम लोगों ने ये जनरल तीन डिटर्मिनेंट डिस्कस किए थे। मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग ये तीनों डिटर्मिनेंट याद कर लें, या ये तीनों डिटर्मिनेंट आप लोगों के कई बार यूज होंगे। हमने पहले वाले डिटर्मिनेंट का प्रूफ भी देखा था, और बाकी के डिटर्मिनेंट को मैंने आप लोगों को डीपीपी में दिया था, जिसका सॉल्यूशन आप डीपीपी में भी देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5। सो सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारी पुरानी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, उन्हीं के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली हमें क्वेश्चन 1, हमें डेल्टा इक्वल्स टू दे रखा है, गिवन है 1 2 2 2 3 0 3 4 5 एंड हमसे डेल्टा की वैल्यू पूछी गई है। सो पहला तो मैथड इस क्वेश्चन को करने का मेथड ये है कि हम लोग डायरेक्टली किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दें। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग उस रो या कॉलम को चुनते हैं जिसमें कि मैक्सिमम जीरो हो। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस रो और इस कॉलम में हमें एक जीरो मिल रहा है। सो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग इस रो या इस कॉलम को चूज कर लें। लेकिन सिंस हम लोगों ने अभी पहले ही कुछ पिछले लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके, जो कि अभी हमने कुछ टाइम पहले रिवाइज भी करी है, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कुछ और जीरो भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड करना और आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस 3 को जीरो बना दें, सो हमारे सेकेंड कॉलम में दो जीरो हो जाएंगे, तो हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो एक्सपेंड करना और आसान होगा। सो इसको हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम C2 को C2 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ C1 कर दें, सो ये बेसिकली कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। C1 हमारा सेम रहेगा, C3 भी हमारा सेम रहेगा, और C2 हमारा हो जाएगा 2 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ C1। सो बेसिकली हमारा 3/2, 3 माइनस ये हमारा 2 था, सो 2 इंटू 3/2 हमारा 3 बचेगा, और 4 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ 3/1, सो ये हमारा 9/2। सो ये हमारा आ गया 1 2 3 1/2 0 माइनस 1/2 205। सो अब अगर हम लोग कॉलम 2 के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देन सो हम अब अगला स्टेप हम लोग करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C2। सो ये कुछ इस तरह से होगा, हम C2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। सो बेसिकली हमने यहाँ पे लिया 2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, और हमने अल्टरनेट साइन देखे थे कि अगर इसके साथ प्लस लेंगे, इसके साथ माइनस, देन प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। सिंस ये दोनों एलिमेंट्स तो जीरो हैं, तो इनको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हमारा केवल 2 बचेगा। सो -2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2 की रो और 2 के कॉलम को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। सो हमारे पास बचेगा 1/2 -1/2 2 एंड 5। सो इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, सो हमारा -2, देन 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट बाय डेफिनेशन हमारा हो जाएगा ये 5/2 टाइम्स माइनस ऑफ
-1/2 इंटू 2 हमारा -1 हो जाएगा। सो ये हमारा बेसिकली आ गया -2, और ये 5/2 +1, सो -2 इंटू 5/2 +1 हमारा 7/2 हो गया। सो बेसिकली हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई -7। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रूव दैट। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन डेल्टा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस डेल्टा, साइन अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, सॉरी, कॉस बीटा प्लस डेल्टा एंड कॉस गामा प्लस डेल्टा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। सो मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूं, और इस 2 मिनट में आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। एक छोटा सा हिंट भी दे देता हूं मैं आप लोगों को कि इस क्वेश्चन के लिए जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, वो सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। होप सो आप लोगों ने अभी तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेता हूँ। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा, कॉस गामा एंड कॉस गामा प्लस डेल्टा। सो बेसिकली आप लोगों को इसमें एक सिमेट्रिक दिख रहा होगा कि हर साइन 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 दे रखा है, देन अल्फा बीटा गामा, कॉस अल्फा बीटा गामा, देन साइन में सॉरी फॉर अ सेकेंड, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, यहाँ पे कॉस की जगह साइन होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिमेट्रिसिटी दिख रही है। यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा दे रखा है, साइन ऑफ बीटा प्लस डेल्टा दे रखा है, देन साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा दे रखा है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ये जो हमारे साइन की वैल्यूज दे रखी हैं, इनको हम लोग एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। सो साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन डेल्टा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस डेल्टा, सॉरी कॉस गामा। अब साइन अल्फा हमारा होता है साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस साइन डेल्टा कॉस अल्फा के बराबर। सिमिलरली साइन अल्फा प्लस डेल्टा को हम लोग लिख सकते हैं साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस साइन डेल्टा कॉस बीटा। इसी तरह साइन गामा प्लस डेल्टा को हम लोग लिख सकते हैं साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस साइन डेल्टा कॉस गामा। सो साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा और साइन गामा प्लस डेल्टा को हम लोगों ने एक्सपेंड करके लिख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, बेसिकली ये हमारा कॉलम 1 लिखा है और मल्टीप्लाइड बाई एक कांस्टेंट लिखा है जो कि कॉस डेल्टा है। इसी तरह से ये हमारा कॉलम 2 लिखा है एंड मल्टीप्लाइड बाई साइन डेल्टा लिखा है। सो अगर हम लोग कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉस डेल्टा टाइम्स C1 कर दें और माइनस साइन डेल्टा टाइम्स कॉलम 2 कर दें, सो बेसिकली हमें मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ कॉलम 1 तो हमारा एज इट इज रहेगा एंड कॉलम 2 भी हमारा एज इट इज रहेगा। अब कॉलम 3 में, सिंस कॉलम 3 हमारा कॉलम 3 माइनस कॉस डेल्टा टाइम C1, सो कॉस डेल्टा इंटू साइन अल्फा। सो ये हमारा आ जाएगा, सबसे पहले जो हमारा इनिशियल कॉलम 3 था वो लिख लेते हैं, माइनस ऑफ कॉस डेल्टा इंटू C1
सो कॉस डेल्टा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन डेल्टा इंटू कॉलम 2 जो कि हमारा कॉस अल्फा के बराबर है। सो इससे आप लोगों को दिख रहा होगा कि कॉस डेल्टा साइन अल्फा कॉस डेल्टा के साथ कैंसिल हो जाएगा, और साइन डेल्टा और कॉस अल्फा माइनस साइन डेल्टा और कॉस अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली ये हमारा जीरो बचेगा। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको जीरो लिख सकते हैं, हमारा ये एलिमेंट जीरो आ गया। इसी तरह से साइन अल्फा हम कॉलम 1 में कॉस डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये हमारा कॉस डेल्टा और ये हमारा कॉस डेल्टा इंटू साइन डेल्टा हो जाएगा, और सिंस कॉस बीटा साइन डेल्टा हमारा कैंसिल हो जाएगा साइन डेल्टा और कॉस बीटा के साथ, और साइन बीटा और कॉस डेल्टा साइन बीटा और कॉस डेल्टा के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो इसी तरह से हमारा यहाँ भी जीरो बचेगा। सिमिलरली साइन गामा डेल्टा ये दोनों भी इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएंगे, सो हमारा यहाँ पे भी जीरो बचेगा। जब हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, सो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो कि C3 को हम लोगों ने C3 माइनस कॉस डेल्टा C1 माइनस साइन डेल्टा C2 कर दिया, सो हमारे पास ये डिटरमिनेंट बचा। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक्सपेंड कर दें अलोंग कॉलम 3, अगर हम कॉलम 3 के साथ अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमें 0 टाइम्स सम ऑफ डिटरमिनेंट प्लस 0 सम डिटरमिनेंट प्लस 0 सम डिटरमिनेंट मिलेगा। सो इनडिटरमिनेंट की कुछ भी वैल्यूज होगी, ये फाइनल आंसर तो हमें 0 ही मिलना है। सो इसको हमने प्रूव कर दिया कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 आएगी, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इवेल्युएट 18, 40, 49, 40, 89, 198, 89, 198, 440। ये हमें एक डिटरमिनेंट दिया गया है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली हमें एक ये डिटरमिनेंट गिवन है 18, 40, 49, 40, 89, 198, 89, 198 एंड 440। अब हम लोगों को इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करने के लिए जाएंगे सो ये क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा। सो इसके लिए बेसिकली हम लोग करते हैं, जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि कॉलम 2 जो हमारा है वो हमारे कॉलम 1 से के 2 टाइम्स से कुछ थोड़ा ज्यादा है। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक ऑपरेशन तो परफॉर्म कर सकते हैं कि कॉलम 2 को हम लोग कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 कर दें। और हम लोग कॉलम 3 को देखते हैं। सो अगर हम लोग कॉलम 3 को हमारे देखें, सो हमें दिख रहा है कि हमारे कॉलम 2 के 2 टाइम्स से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है हमें। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 80 आएगा, ये 178 आएगा और ये 396 आएगा। सो अगर हम लोग इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे नंबर्स कुछ छोटे हो जाएंगे, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। सो हम लोग कॉलम 3 को भी कॉलम 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 कर देते हैं। सो बेसिकली हमारा कॉलम 1 वैसे का वैसा ही रहेगा, 80, 40 एंड 89, और कॉलम 2 हमारा हो जाएगा 40 माइनस 36, 89 माइनस 80, 198 माइनस 178। सिमिलरली 89 माइनस 80, 198 माइनस 178, 440 माइनस 396। सो इस डिटरमिनेंट की हमारी वैल्यू आएगी 18, 40, 89, ये हमारा बचेगा 4, 9,
and 20, similarly 9, 20 and 44. अब अगेन हम लोग इसको देख रहे हैं, ये हमारे नंबर्स बहुत छोटे आ चुके हैं इंस्पाइट जहां से हमने स्टार्ट किया था। लेकिन ये नंबर, अगर हम लोग इस नंबर को छोटा करना चाहें तो अभी हम लोग और भी कर सकते हैं। कॉलम 3 को अगर हम लोग कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1 कर दें तो हमारा कॉलम 3 और छोटा हो जाएगा, और कॉलम 1 तो हमारा फिर भी बहुत बड़ा है। सो अगर हम लोग कॉलम 1 को -4 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 कर दे, सो कॉलम 1 भी हमारा काफी छोटा हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे करेंगे कॉलम 1 -4 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, और कॉलम 3 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, जिससे कि हमें मिलेगा 18 -16, 40 -36 एंड 89 -80। कॉलम 2 हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। इन कॉलम 3 हमारा हो जाएगा 9 -8, 20 -18 एंड 44 -40। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, 4, 9 एंड 4, 9, 20, 1, 2 एंड 4। सो जहां से हमने स्टार्ट किया था हमारा डिटरमिनेंट फाइंड करना, और यहाँ पे हमारा वैल्यूज बहुत छोटी आ चुकी हैं सिंस हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज करी हैं। सो जो हमारे वैल्यूज होंगी डिटरमिनेंट की, वो हमारी इनिशियल केस और अभी भी सेम रहेंगी। अब हम लोग जीरोस बनाने में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग कॉलम 1 में हमारे 2, 4 और 1 है, अगर हम लोग रो 2 को 2 टाइम्स ऑफ माइनस रो 1 कर दें, सो ये हमारा 2 0 बन जाएगा। और रो 3 में अगर हम लोग रो थ्री माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 1 कर दें, सो ये एलिमेंट भी हमारा 0 बन जाएगा। जिससे कि अगर हमारे 2 0 बन गए और हम लोग इस कॉलम के अलोंग अगर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, तो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू आसानी से इवेल्युएट हो जाएगी। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से करेंगे। रो 2 में हम लोग रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1 कर देंगे, और रो 3 को हम लोग रो 3 -4 टाइम्स ऑफ R1 कर देंगे। सो बेसिकली रो 1 तो हमारी ऐसे ही रहेगी, ये हमारा हो जाएगा 4 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, सो ये हमारा 0 बचेगा। देन 4 -8 हमारा 1 बचेगा, एंड 2 -2 हमारा 0 आ जाएगा आगे। देन इसको अगर हम लोग इवेल्युएट करेंगे, सो ये हमारा आएगा 2 × 4 8 -9, 9 -8 हमारा 1 बचेगा। देन 20 -4 टाइम्स ऑफ 4, ये हमारा 4 बचेगा। एंड 1 × 4 हमारा 4 -4, ये भी हमारा 0 बचेगा। इसके बाद हम लोग एक्सपेंड कर देंगे अलोंग C3। जब C3 के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, देन ये प्लस होगा। सो यहाँ पे हमारा आएगा +1 डिटरमिनेंट ऑफ। अब सिंस हम इस 1 के अलोंग इस 1 के अलोंग डिटरमिनेंट ले रहे हैं, तो इसकी कॉलम और इसके रो को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो हमारे पास बचेगा 0, 1, 4, 1। तो जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, तो ये बेसिकली हमारा आएगा, ये हमें 2 × 2 की एक डिटरमिनेंट मिल गया। अब हम लोग इसको देख सकते हैं, बाय डेफिनेशन अगर हम लोग इसको एक्सपेंड कर दें तो हमारा आ जाएगा 0 × 4 -1 × 1। सो ये हमारा आ गया -1। सो इस तरह से प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग आसानी से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है, अगर हमें एक डेल्टा दे रखा है जो कि R पे डिपेंडेंट है, बेसिकली हमारा कुछ डिटरमिनेंट इस तरह से है,
F1 ऑफ R, F2 ऑफ R, F3 ऑफ R। यह हमारी एक रो है जो कि R पे डिपेंडेंट है, और बाकी की दो रोज के एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, वेयर F1R, F2R, F3R are function of R, and A, B, C, D, E, F are constants। बेसिकली हमें एक मैट्रिक्स दी गई है जिसकी कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम हमारा किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड हो सकता है। इस केस में हमने हमारा वेरिएबल आर ले रखा है। सो अगर हमसे सिग्मा ऑफ इस डिटरमिनेंट का अगर हमसे सिग्मा पूछा जाएगा, सो बेसिकली उसको हम लोग कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे। सिंस ए बी सी डी ई एफ हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और जिस रो में हमारा या जिस कॉलम में भी हमारा फंक्शंस ऑफ दैट वेरिएबल है, उसमें हम लोग समीशन कर देंगे। सो समीशन ऑफ F1R, समीशन ऑफ F2R एंड समीशन ऑफ F3R। इसको थोड़ा क्लियर करके मैं लिख देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा होगा समीशन F1R, समीशन F2R, समीशन F3R एंड A, B, C, D, E, F। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। हमें डेल्टा दे रखा था F1R, F2R, F3R, A, B, C, D, E, F। सो अगर हम लोग इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, सो हमारा डेल्टा आर हमारा मिलेगा जो कि होगा F1R प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ BCEF माइनस F2R डिटर्मिनेंट ऑफ ADCF प्लस F3R डिटर्मिनेंट ऑफ ABDE। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा एक नंबर होगा, ये भी हमारा एक नंबर होगा, ये भी हमारा एक नंबर होगा। केवल F1, F2 और F3R हमारे फंक्शंस हैं। सो बेसिकली अगर अब हम लोग समीशन कर दें, सो यहाँ पे हमारा आएगा समीशन ऑफ दिस होल डिटर्मिनेंट। जब हम लोग समीशन को अंदर ले जाएंगे, सो हमारा बचेगा समीशन ऑफ F1R टाइम्स BCEF माइनस समीशन F2R ACTF एंड इसी तरह से सो ऑन। सो सिंस ये डिटर्मिनेंट हमारा एक नंबर है, तो जो कि कांस्टेंट है, तो समीशन केवल इस F1, F2 और F3 का होगा, ना कि इस नंबर का। सो हम लोग इसको बेसिकली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ F1R और BCEF ये हमारा इसी तरह रहेगा, और इसी तरह से सो ऑन हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। ये कुछ हमारा इस तरह से होगा, समीशन F1R डिटर्मिनेंट एंड देन समीशन F2R डिटर्मिनेंट प्लस समीशन F3R एंड डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की आप लोग वैल्यू यहाँ से देख के लिख सकते हैं। BCEF F2 के केस में होगा ACDF एंड F3 के केस में होगा ABDE। अब ये हमारा डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके हमने लिखा है। इसको अगर वापस हम 3x3 के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लें, सो ये हमारा कुछ इस टाइप से आएगा, समीशन ऑफ F1R, समीशन ऑफ F1R, समीशन ऑफ F2R, समीशन ऑफ F3R, एंड सिंस F1 के डायगोनल में BCEF, F2 के में AC,
सॉरी F2 के AD और CF एंड F3 के AD और BE। सो हमने जो हमारी प्रॉपर्टी लिखी थी, अब हमने उसको प्रूव करके भी देख लिया कि अगर हमें समीशन करना है तो हम उस रो या उस रो कॉलम के अलोंग समीशन कर लेंगे। हमारे इस केस में केवल एक ही रो या एक ही कॉलम वेरिएबल होना चाहिए। ये कंडीशन भी आप लोगों को दिख गई होगी, क्यों है? क्योंकि अगर एक से ज्यादा में होगा तो हमें इस डिटरमिनेंट को भी तोड़ना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए हम लोगों को एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी और उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ना होगा। देन उन अलग अलग डिटरमिनेंट्स को हम लोग समीशन अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। इसी में हमारे पास दो कॉलरी होती है। अगर समीशन की जगह इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होता तो भी हम लोग सेम प्रॉपर्टी को ही यूज करते। फॉर एग्जांपल, जो कि अगर हमें f दिया गया था, F1R, F2R, F3R, A B C D E एंड F। अब अगर हमसे पूछ लिया जाता इंटीग्रल ऑफ FR/DR फ्रॉम A to B, तो हम लोग इसको इस तरह से करते कि F1R इंटीग्रल A to B DR समीशन सॉरी इंटीग्रल F2R DR and integral F3R DR from A to B, A B C D E F। बस इस प्रॉपर्टी में हमें एक ही बात ध्यान में रखनी होगी कि हमारे बाकी के दो रोज या दो कॉलम्स वो कांस्टेंट होने चाहिए। अगर उनमें भी हमारा वही वेरिएबल आ गया, देन हम इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, बाकी की दो रोज या दो कॉलम्स अगर हमारी कांस्टेंट है, सो हम लोग इस प्रॉपर्टी को बेझिझक यूज कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन वाली भी देख लेते हैं। चलिए अब इसको कॉलम पे अप्लाई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक फंक्शन दिया कि फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ f1x, f2x, f3x, a b c d e f, और हमसे पूछा गया है d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी कॉलम 2 और कॉलम 3 में हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। केवल जो हमारा कॉलम 1 है उसमें हमारे वेरिएबल्स हैं। सो इसको हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x, d by dx of f2x and d by dx of f3x, और हमारा कॉलम 2 और कॉलम 3 वैसे का वैसा ही रहेगा। सो इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट को डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं, या इंटीग्रेट कर सकते हैं, या समीशन कर सकते हैं, बिना ही डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें। अब हम लोग इसी पे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें एक क्वेश्चन गिवन है, f ऑफ x हमारा गिवन है n स्क्वायर n क्यूब, सॉरी n स्क्वायर n एंड 1, एंड सेकेंड रो हमारी है n प्लस 1 बाई 2। ये हो गई हमारी फर्स्ट रो। सेकेंड रो हमारी है r प्लस 1 बाई 2, r प्लस 1, 2r प्लस 1 बाई 6, एंड ये हमारा एलिमेंट गिवन है r। एंड थर्ड हमारी है r प्लस 1, r प्लस 2, और हमसे पूछा गया है समीशन ऑफ f ऑफ x फ्रॉम r इक्वल टू 1, सॉरी फॉर x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू n। सो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉरी फॉर अ सेकेंड, ये यहाँ पे हमारा x नहीं n होगा, वेरिएबल यहाँ पे हमारा n है।
तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें एफ ऑफ एन ये गिवन है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि केवल एक ही रो हमारी ऐसी है जो कि एन पे डिपेंडेंट है, बाकी की दो रो हमारी कांस्टेंट है। सो हम लोग यहाँ पे समीशन कर रहे हैं, सिंस दो रो कांस्टेंट है तो हम लोग डायरेक्टली एक रो पे समीशन ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारा कुछ इस तरह से आएगा, समीशन ऑफ एन फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू आर summation n square n equal to 1 to r and summation of 1 from n equal to 1 to r। ये हमारा कॉलम हो जाएगा r r प्लस 1/2 r r प्लस 1 2r प्लस 1/6 एंड r। हमारा हो जाएगा r r प्लस 1 और r प्लस 2। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि समीशन ऑफ n जो हमारा होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1, और सिंस हम लोग r तक समीशन कर रहे हैं सो इसकी वैल्यू हो जाएगी r टाइम्स r प्लस 1/2। समीशन ऑफ n स्क्वायर हमारा होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सिंस ये समीशन हमारा r तक हो रहा है सो इसकी वैल्यू हो जाएगी r प्लस 1 2r प्लस 1/6 एंड समीशन ऑफ 1 हमारा होता है n, और सिंस इसका समीशन r तक हो रहा है सो इसकी वैल्यू हो जाएगी r। दो रोज हमारी वैसी ही अनचेंज रहेंगी, r प्लस 1/2 r प्लस 1 2r प्लस 1/6 एंड r, एंड हमारी थर्ड हो जाएगी r प्लस 1 एंड r प्लस 2। अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि हमारी रो 1 और रो 2 दोनों ही एज इट इज आइडेंटिकल है, और हमने पिछले प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स अगर हमारे आइडेंटिकल होते हैं सो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। सो इस केस में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। सो समीशन ऑफ एफ एन फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू आर हमारा 0 होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही था। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।